बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताया जा रहा था। कोशिका जीवन की इकाई है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्यों से अवगत करा दिया गया है। आज इस चैप्टर का अंतिम भाग प्रेषित है, जिसमें हम कोशिका जीवन की इकाई से संबंधित जो भी कोशिकांगक पढ़ाने को रह गए हैं उनको प्रेषित किया जा रहा है। पिछले वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे और उसमें बताई गई बातों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पिछले वीडियो में हमने किन किन कोशिकांगों के बारे में आपको अवगत कराया है। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले शेष बचे हुए कोशिकांगों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज सीलिया और फ्लैजिला पच्छाभिका एवं कशाभिका के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुनिएगा। पच्छाभिका का सिंगुलर नंबर या एक वचन में पच्छाभ इसे कहा जाता है, जो रोम जैसी अपवृद्धि होती है और कोशिका झिल्ली पर पाई जाती है। सामान्यतः ये कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य कला के नीचे धसे एक कण आधार का है, जिसे हम बेसल बॉडी या वेसल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, वहाँ से निकलती हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं चप्पू की भांति कार्य करती हैं और इनका प्रमुख कार्य कोशिका को गति प्रदान करना है। इसमें परिसंचरण की क्रिया, सुरक्षा एवं भोजन ग्रहण कराने की क्रिया सम्मिलित होती है। अधिकांश पच्छाभिका या सीलिया जंतुओं में मिलते हैं। कुछ जंतुओं में भोजन पकड़ने का कार्य जल में तरंगे उत्पन्न करके करती हैं। पच्छाभिका संवेदन ग्राही अंग है। पच्छाभिका की लंबाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है और इनकी संख्या असंख्य होती है और इस संपूर्ण शरीर पर हो सकती हैं। पच्छाभिका संयुक्त रूप से एक रिदम में चालन करती हैं। अनेक पच्छाभिकाएँ एक साथ एक जैसी गति को दर्शाती हैं। पच्छाभिकाएँ और कशाभिकाएँ पूंछ की तरह कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धियाँ हैं, जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। कशाभिका और पच्छाभिका की संरचना एक जैसी होती है, अर्थात दोनों की संरचना में समानताएं होती हैं। प्रत्येक कशाभिका और पच्छाभिका के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला बेसल बॉडी और दूसरा लंबा तंतु, जिसे मिलांगेटेड शाफ्ट कहते हैं। इनमें 9 सूक्ष्म तंतुक परिधि की ओर त्रिज्या सममित अर्थात रेडियल सिमेट्री में जोड़े में लगे रहते हैं, जबकि 2 दोहरे तंतुक केंद्र में लगे होते हैं। दोनों मध्य तंतुक के चारों ओर एक घेरा होता है, जिसे हम इनर शीथ या आंतरिक घेरा के नाम से जानते हैं। इसमें 9 तीलियां निकली होती हैं। एक एक तीली एक एक परिधीय दोहरे तंतुक से जुड़ी होती है। अतः सूक्ष्म तंतुओं की व्यवस्था 9 परिधि में और 2 मध्य में अर्थात 9+2 अरेंजमेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। आप फ्लैजिला देख रहे हैं, जो यूग्लिना में दर्शाया गया है, और दूसरा डायग्राम जो पैरामीशियम का है, उसके चारों तरफ पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। तो फ्लैजिला और सीलिया दोनों के डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके दोनों के कार्यों की। क्या कार्य करते हैं कोशिका में, इनका प्रमुख कार्य क्या है। तो सबसे पहला तो एक गमन में, लोकोमोशन में सहायता करते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल, युग्मक, प्रोटोजोआ, चल बीजाणु
सभी कशाभिका या पक्षाभिका की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इनका गैसीय आदान प्रदान का होता है। संघशीलन टेटा के जंतु पक्षाभिका की गति से पानी की तरंगे बनाते हैं, जिससे लगातार श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। अर्थात इनका जो सबसे प्रमुख कार्य हुआ गमन का और दूसरा गैसीय आदान प्रदान का। ग्राही अंगों के कार्य में भी ये सहायता पहुंचाती हैं। अब उसके बाद अगला कोशिकांगक आता है तारककाय। तारककाय के बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। तारककाय को हम सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तारककाय दो तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स का बना होता है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल 9 त्रिक तंतुओं का बना होता है। प्रत्येक त्रिक में 3 सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। एक रेखा में इनका अरेंजमेंट होता है। यह 9 त्रिक तंतु एक केंद्र जो कि प्रोटीन का बना होता है, उसके चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं। सेंट्रियोल एक मोटी झिल्ली से घिरा रहता है। इसे हम सेंट्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। सेंट्रोसोम सभी प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ निम्न कोटि के पादपों जैसे शैवाल, कवक तथा मॉस आदि की कोशिकाओं में मिलता है। सेंट्रोसोम या इसे हम सेल सेंटर कहते हैं। इसकी खोज टी बॉवेरी ने 1888 में की थी। प्रत्येक सेंट्रोसोम में 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल्स को डिप्लोसोम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप बने हुए डायग्राम की सहायता से तारककाय की संरचना के बारे में समझ सकते हैं। कोशिका का अगला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है केंद्रक। केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। इसी कारण इसे कोशिका का हम कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, उसी प्रकार से कोशिका में केंद्रक की खोज को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, 1831। सामान्यतः केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है और प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी केंद्रकों की संख्या अधिक हो सकती है। जैसे कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्रक जिसे हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा छोटा केंद्रक जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। क्लैडोफोरा भी एक शैवाल है। इस शैवाल में भी 1 से अधिक केंद्रक होते हैं और इन्हीं केंद्रकों की संख्या के आधार पर कोशिकाओं को हम कई भागों में बांट सकते हैं। कोशिका में केंद्रक की संख्या के आधार पर सबसे पहला आता है एक केंद्र की कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक ही केंद्रक होता है, प्रायः सभी उच्च श्रेणी के जंतु और पादप कोशिकाएं एक केंद्र की यानी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, जबकि द्विकेंद्र की कोशिकाएं या बाइन्यूक्लिएट सेल ऐसी कोशिकाएं जिनमें 2 केंद्रक होते हैं, जैसे कभी आपको बताया गया है पैरामीशियम में। और बहुकेंद्र की कोशिकाएं जिन्हें मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं, इन कोशिकाओं में 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे वाउचीरिया जो कि एक शैवाल होती है, उसमें 2 से अधिक केंद्रक होते हैं, इसीलिए यह बहुकेंद्र की कहलाती है। केंद्रक के रासायनिक संगठन की बात की जाए, केमिकल कंपोजिशन
कि केंद्रक में वास्तव में क्या क्या होता है। तो केंद्रक के रासायनिक संगठन में आप पाएंगे कि केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं। केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा 70% होती है, जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन शामिल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रक में डीएनए 10% होता है, आरएनए 2 to 3% होता है तथा फास्फोलिपिड 3 to 5% पाया जाता है। अर्थात केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। केंद्रक की संरचना के बारे में बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो केंद्रक की संरचना के बारे में बात करने पर हम पाते हैं कि केंद्रक में कई सारे भाग होते हैं। उनमें से जो प्रमुख भाग है वह है केंद्रक कला और दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक कला को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप या कार्योथीका के नाम से जानते हैं, जबकि केंद्रक द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कार्योलिम्फ के नाम से जानते हैं। कार्योलिम्फ को हम न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर केंद्रक कोशिका के अंदर दर्शाया गया है। किस प्रकार से कोशिका के लगभग मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है, और दूसरे डायग्राम में इस केंद्रक को जूम करके दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें केंद्रक में पाए जाने वाले समस्त भाग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक कला की। केंद्रक कला, प्रत्येक केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसी झिल्ली को हम केंद्रक कला या न्यूक्लियर एनवेलप या केंद्रक आवरण के नाम से जानते हैं। दोनों कलाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं, और केंद्रक कला में जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। केंद्रक छिद्रों के द्वारा विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में होता रहता है। केंद्रक द्रव्य की बात की जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप या कार्योप्लाज्म की बात की जाए, तो केंद्रक द्रव्य में एक पारदर्शी अर्धठोस कणिका युक्त समांगी पदार्थ मिलता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जाल तथा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आदि एंजाइम और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सभी प्रोटीन्स का निर्माण कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के ऊपर होता है, जहाँ से यंत्रापद्रव्यी जालिका द्वारा केंद्रक में पहुँचाए जाते हैं। और अब आता है क्रोमैटिन पदार्थ या क्रोमैटिन जालक, जिसे हम क्रोमैटिन रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ क्या है? केंद्रक के अंदर पतले धागे नुमा अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन का निर्माण डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति अति क्षारीय होती है, क्योंकि इसमें आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका जिक्र हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। और ये चारों हिस्टोन प्रोटीन के नाम H2A, H2B, H3 और H4 होती है। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से जुड़े होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन धागे संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब इन संघनित धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। यूक्रोमैटिन किसे कहा जाता है?
अगर हम क्रोमैटिन धागों को स्टेन करें तो स्टेन करने पर जो हल्का भाग हल्का रंग लेता है उस भाग को यूक्रोमैटिन कहते हैं, जबकि क्रोमैटिन को स्टेन करने पर जो भाग गहरा रंग का होता है या गहरा रंग लेता है उस भाग को हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। यही भाग उपापचय और आनुवांशिक रूप से अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है और इस भाग में डीएनए की अपेक्षा आरएनए अधिक मात्रा में मिलता है। और अगला पार्ट होता है केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, इसकी खोज फोंटेना ने सन 1781 में की थी। केंद्रिका एक छोटी और गोल रचना के रूप में होती है। कभी कभी एक केंद्रक में 2 या 2 से अधिक केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे कि प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं होती हैं। प्रत्येक केंद्रिका इस विशेष गुणसूत्र केंद्रिका संगठन गुणसूत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम के विशिष्ट स्थान पर लगी होती हैं, जिसे केंद्रिक संगठन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केंद्रिका में निम्नलिखित 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग कणिका में होता है, इसे पार्स ग्रेनुलोसा के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा भाग तंतुमय होता है, इसे पार्स फाइब्रिलोसा के नाम से जाना जाता है। केंद्रिका के मैट्रिक्स को पार्स अमोर्फा कहते हैं। जो केंद्रिक होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है उसे पार्स अमोर्फा कहा जाता है। इसमें आरएनए, डीएनए आदि विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। केंद्रक का महत्व क्या है? कोशिका में घटित होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही होता है, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया है। यदि कोशिका से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो फिर कोशिका का कोई महत्व नहीं होता। ऐसी कोशिका को हम डेड सेल के नाम से जानते हैं। अब इसी चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण भाग आता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना कैसे होती है। कोशिका की इंटरफेज अवस्था में केंद्रक पदार्थ केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागों के जाल के रूप में होता है। कोशिका विभाजन के समय यह जाल संघनित होकर छोटे छोटे सूत्रों का रूप ले लेता है, जो यू, वी, सर्पिल, छड़ या बिंदु के आकार के होते हैं। सन 1988 में वाल्डेयर ने इन रचनाओं को गुणसूत्र का नाम दिया। सटन और बावेरी 1902 के अनुसार गुणसूत्र द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन या ट्रांसमिशन होता है। अर्थात सटन और बावेरी ने इस बात को बताया 1902 में कि गुणसूत्र ही वह संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करती है। गुणसूत्र यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो प्रत्येक जात में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। सोमैटिक सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या को हम द्विगुणित या डिप्लॉयड अर्थात 2n कहते हैं, जबकि युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या उसे हम अगुणित या हैप्लॉयड या n से डिनोट करते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हैप्लोपैपस ग्रैसिलिस है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड अवस्था में 4 होती है, जबकि सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लासम जो कि टेरिडोफाइट है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड स्टेज में 2n=1200 होती है। इसके बाद फिर सबसे कम गुणसूत्र वाला जंतु एस्कैरिस मेगालोसिफेला होता है, जिसमें गुणसूत्र डिप्लॉयड स्टेज में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, और जबकि सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जंतु ओलेकैंथा है, जिसमें डिप्लॉयड 2n गुणसूत्रों की संख्या
1600 यानी 1600 होती है। अब कुछ अन्य पौधों और जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या की बात कर लेते हैं। गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित दर्शाई गई है, जैसे कि मटर यानी पाइसम सटाइबम में 14 गुणसूत्र होते हैं, एलियम सीपा यानी प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, जियामेज यानी मक्का में 20, ओराइजा सटाइवा चावल जिसमें 24 गुणसूत्र होते हैं, और ईस्ट जिसे हम सैक्रोमाइसेस कहते हैं इसमें 34 क्रोमोसोम्स, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे हम गेहूं कहते हैं इसमें 42, सोलैम ट्यूबरोसम जिसे हम आलू कहते हैं 48, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर में 8, और मस्का डोमेस्टिका जो घरेलू मक्खी होती है इसमें 12 होते हैं, राना टिग्रिना भारतीय मेढक इसमें 26 होते हैं जो कि एम्फीबिया वर्ग का है, और होमोसैपियंस यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में एक शब्द आता है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। क्या होते हैं? डिप्लॉयड या दुगुणित गुणसूत्र से क्या समझते हो? तो कोशिका में गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या को दुगुणित अवस्था कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, अतः ऐसी कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र हों दुगुणित कोशिका कहलाती है, और दुगुणित अवस्था को हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगुणित या हैप्लॉयड कोशिका में गुणसूत्रों की आधी संख्या को अगुणित अवस्था कहते हैं, जैसे कि मनुष्य की युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 यानी सामान्य से 46 से आधी होती है, अतः युग्मक कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं या हैप्लॉयड सेल कहलाती हैं। अब टर्म आता है जीनोम क्या है? अगुणित अवस्था यानी गुणसूत्रों की आधी संख्या को जीनोम कहा जाता है। इसको हम कह सकते हैं हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोम। गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन कोशिका विज्ञान के कोशिका विभाजन की मेटाफेज स्टेज यानी मध्यावस्था में किया जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। गुणसूत्रों की आकार एवं संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की एनाफेज स्टेज या पश्चावस्था में किया जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या को देखना हो तो मेटाफेज अवस्था में, और गुणसूत्रों के आकार और संरचना का अध्ययन करना हो तो इसे हम एनाफेज स्टेज में भली भांति कर सकते हैं। अब आता है गुणसूत्रों की रचना। संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र किस प्रकार से बने होते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में 2 लंबे तथा पूरी लंबाई में फैले हुए अर्धगुणसूत्र या क्रोमैटिड पाए जाते हैं, और दोनों अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से एक स्थान पर जुड़े रहते हैं। उस स्थान को सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु से 2 भागों में विभाजित होता है। उन्हें गुणसूत्र की भुजा या आर्म कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र पर सूक्ष्म मोतीनुमा संरचनाएं होती हैं। उन मोतीनुमा संरचनाओं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। गुणसूत्रों के आकार की बात करें, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र को हम कई भागों में या कई आकार में होते हैं, उसी आधार पर इन्हें हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला मेटासेंट्रिक या वी आकार का गुणसूत्र। वी नाम से स्पष्ट है कि जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के ठीक मध्य में होता है तो इसे मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, जो वी आकार को लेता है। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। ये जे आकार का बन जाता है। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से कुछ ऊपर या नीचे होता है तब इसे सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। और तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के किसी एक सिरे पर शीर्ष से ठीक नीचे होता है तो उसे एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। एक्रोसेंट्रिक के बाद आता है टीलोसेंट्रिक। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के किसी एक सिरे पर स्थित होता है तब उसे हम टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को भली भांति समझ सकते हैं। पहला एक्रोसेंट्रिक है, दूसरा सब मेटासेंट्रिक है, तीसरा मेटासेंट्रिक, चौथा टीलोसेंट्रिक और पांचवा क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट रीजन। तो अगला अंतिम डायग्राम है जो क्रोमोसोम के सैटेलाइट रीजन को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। तो ये गुणसूत्रों के प्रकार हो गए। इसके बाद
अब आता है न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। न्यूक्लियोसोम होता क्या है। तो जो क्रोमैटिन के ऊपर मोतियों की माला के समान रचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं रचनाओं को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी अर्धबेलनाकार रचनाएं हैं। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु H2A, H2B, H3 और H4 इन सभी के 2-2 अणु होते हैं। 4 के नाम आप देख रहे हैं, इनके सब के 2-2 अणु होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 8 होती है। इसलिए हिस्टोन, इस प्रोटीन को हम हिस्टोन ऑक्टोमर के नाम से भी जानते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन कोर के चारों ओर लिंकर डीएनए की कुंडली मिलती है, जो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को इंटरन्यूक्लियोसोम डीएनए कहते हैं। जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है उस डीएनए को हम इंटरन्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोसोम 4 हिस्टोन प्रोटीन का, वास्तव में 4 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर होता है, जो डीएनए के साथ जटिल संरचना बनाता है। 6 न्यूक्लियोसोम पुनः कुंडलित होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। इस तरह से न्यूक्लियोसोम का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार से प्रोटीन के अणु डीएनए के द्वारा रैप्ड किए गए हैं, उसी से लिपटा हुआ है और दोनों डीएनए को आपस में लिंकर डीएनए जोड़ता है। अब इस चैप्टर का सबसे अंतिम भाग है, कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। उनमें पहला लैंप ब्रश गुणसूत्र होता है और दूसरा पॉलीटीन क्रोमोसोम या पॉलीटीन गुणसूत्र होता है। इसको भी बहुत ध्यान से समझिए, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। लैंप ब्रश नाम से स्पष्ट है कि लैंप साफ करने वाले ब्रश के समान ये गुणसूत्र दिखाई पड़ता है और ये गुणसूत्र कशेर की जंतुओं की ऊसाइट में पाए जाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है, इसीलिए हम इन्हें जाइंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इनकी मुख्य संरचना धागे नुमा होती है, जिस पर अनेक लूप पाए जाते हैं और लूप जो है वो डीएनए के बने होते हैं तथा आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स होता है। इसका प्रमुख कार्य यौगिक का निर्माण, प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण करना है। लैंप ब्रश गुणसूत्र एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र है, जो जाइंट गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा गुणसूत्र है पॉलीटीन क्रोमोसोम। E.G. बाल्बियानी ने 1881 में सर्वप्रथम इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा था। T.S. पेंटल ने ड्रोसोफिला की लाल ग्रंथियों में बहुत लंबे चौड़े गुणसूत्र देखे तथा इन्हें पॉलीटीन का नाम दिया। इस प्रकार के गुणसूत्रों पर गहरी तथा हल्की पट्टियां पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर ये गुणसूत्र फूले हुए होते हैं, उस फूले हुए भाग को हम पफ कहते हैं। यूक्रोमैटिन क्षेत्र में लूप मिलते हैं, इन्हें हम बाल्बियानी रिंग्स के नाम से जानते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र का विशेष महत्व जीन का स्थान निर्धारण करने तथा गुणसूत्रों के संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने में होता है। इस प्रकार से कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर नंबर 8 को पूर्णतया फिनिश मानते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। कोशिका जीवन की इकाई है, ये आपने समझ लिया है। कोशिका को हम एक कारखाने के समान भी मान सकते हैं, सेल एज ए फैक्ट्री। अगर हम तुलना करें कोशिका की कारखाने से, तो तुलना करके हम कोशिका को कारखाने के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि किसी कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की मशीनें और कर्मचारी होते हैं, उसी तरह कोशिका में विभिन्न पदार्थों के निर्माण और समन्वय के लिए अलग अलग अंगक होते हैं। जैसे कारखाने की चारदीवारी के समान प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति कारखाने की चारदीवारी के समान कोशिका की रक्षा करती है। जिस प्रकार कारखाने की मशीनें चलाने के लिए पावर हाउस होता है, उसी प्रकार कोशिका में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इनमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा विभिन्न क्रियाओं के लिए
ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिस प्रकार कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका के हरित लवकों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोज्य पदार्थ का निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का निर्माण होता है। राइबोसोम कणों में प्रोटीन निर्माण की मशीन होती है, जहाँ अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाई जाती है। और अवर्णीय लवकों में कारखाने के गोदाम की भांति मंड, प्रोटीन और वसा का संचय होता है, अर्थात लवक गोदाम के रूप में कार्य करते हैं। और केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों में स्थित डीएनए इंजीनियर तथा आरएनए ओवरसीयर का या ठेकेदार का कार्य करते हैं, जिनकी देखरेख में विभिन्न कार्य जो कोशिकाओं में हो रहे हैं संपादित होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका को हम एक कारखाने के रूप में तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार से कारखाने में विभिन्न पदार्थों का उत्पादन होता है, उसी प्रकार कोशिका में भी विभिन्न कोशिकांगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जैसे कि कारखाने में पावर हाउस होता है, वैसे कोशिका में पावर हाउस के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकांड्रिया होती है। जिस प्रकार कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका में हरित लवक भी कच्चे माल से अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम एक कोशिका को एक कारखाने से तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से आज ये कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर समाप्त होता है। इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।